हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने देखा था पार्ट 1 चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ओके, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट सेकंड हम स्टार्ट करेंगे जो कि है बायो सेवर्ट का लॉ, जो आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। या तो बायो सेवर्ट से रिलेटेड आपका प्रूफ आएगा कि बायो सेवर्ट लॉ क्या आपका मेंशन करता है। सेकंड वन आपका क्या आ सकता है, आपके पास बायो सेवर्ट की जितनी भी हमने एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, ठीक है, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं या डेरिवेशन आ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से देखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो फर्स्ट है हमारे पास बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ की अगर हम बात करें तो मेनली जो बायो सेवर्ट हैं उन्होंने क्या बताया, तो बायो सेवर्ट ने ये बताया कि कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट को आप पिक करिए, किसी भी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये किसने बताया था, हमारा बायो सेवर्ट ने। ठीक है, कि किसी बिंदु पर कितना मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी बायो सेवर्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आपके क्या करा, इसने कंसीडर की कि एक आपके पास कंडक्टिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रूफ को मैं देखो यहाँ पर आप थियोरेटिकल देख लीजिए, यहाँ पर फिर मैं इसको अलग से डेरिवेट करके दिखाती हूँ आपको। लेट एक्स वाई बी अ कंडक्टर ऑफ एन आर्बिटरीली शेप कैरिंग अ करंट आई एंड पी ए पॉइंट इन एयर एट विच द फील्ड रिक्वायर्ड। इट मीन्स कि आपको कहा गया है कि एक एक्स वाई एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें आई करंट कैरिंग हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, कहाँ से, आर डिस्टेंस पे हमने एयर या वैक्यूम में एक पॉइंट एज्यूम कर लिया पी। आप देखिए यहाँ पर मैंने दोनों डायरेक्शंस को फॉलो किया है। आप लेफ्ट साइड डायरेक्शन भी ले सकते हैं, राइट साइड, दोनों में सेम ही रहेगा आपका। ठीक है, कंडक्टिंग वायर के लिए। फिर है let us divide the conductor into infinity current elements, then according to the बायो-सेवर्ट लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड dB है किसी पॉइंट P पे, तो करंट एलिमेंट आईडीएल जो होगा वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं उसको मैं आपका अलग से यहाँ पर सेपरेट करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये लैंग्वेज आप देख लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको देखो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो बायो सेवर्ट ने कहा क्या है, आपके पास सपोज हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर मैंने ले ली एक्स एंड वाई, जिसमें क्या हो रहा है, आई करंट कैरिंग हो रहा है। क्लियर है, इसके बाद अगर ये एल लेंथ की है तो मैंने इसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट ले लिया। ठीक है, इसके स्मॉलेस्ट पार्ट को मैं अलग कलर से डिनोट कर दे रही हूँ। इसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट ले लिया जिसको मैंने बोल दिया डी एल। ठीक है, क्योंकि एल लेंथ है तो एल हो गया डीएल। इसके बाद मैंने इससे क्या करा, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया पी, जहां पर हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। आप इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, आप इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, पॉइंट आप दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि जो ये डीएल है और ये आर है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। क्लियर, तो आई होप आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। सपोज हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है जिसे आई करंट कैरिंग हो रहा है, इसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट डीएल है, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। वो फैक्टर्स क्या हैं, फर्स्टली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपकी किसकी, करंट के। मतलब जितना ज़्यादा आप करंट पास करोगे इस कंडक्टिंग वायर में उतना ज़्यादा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वन अगर हम देखें तो जो ये आपके पास इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है वो इस स्मॉलेस्ट पार्ट के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है, इसके अलावा हम देखें अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जो डी एल और एल आर इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा और ये वर्टिकल एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन थीटा के।
क्लियर है। बट अब आपको पता है कि देखिए अगर ये दो मैग्नेट हैं, अगर मैं इनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा ना, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके डिस्टेंस को क्या कर दूं, कम कर दूं, तो वो और तेजी से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें जो फोर्थ वाला मिला कि जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस के स्क्वायर के ऑलवेज क्या होगा, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं, 4 इक्वेशंस आ गई। इन चारों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। चारों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा, ओके। और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। मैंने इन चारों इक्वेशंस को क्या कर दिया है, यहाँ पर कंबाइन कर दिया। क्लियर है इतना, ठीक। फिर हमें पता है कि हमारी फिजिक्स में प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट यूज होता है वो होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है। और साथ में ये एज इट इज उतार देंगे, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो फाइनली बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है इतना। जहां पर हमारे पास क्या है, जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, ये एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और इतना याद रखेंगे कि जो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इस कांस्टेंट की कांस्टेंट वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम फर्स्ट चैप्टर में जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमने कांस्टेंट टर्म यूज करी थी वो थी आपकी कूलाम फोर्स, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर जो बायो-सैवर्ट ने कांस्टेंट टर्म को देख रखा है वो है म्यू नॉट ओवर 4 पाई, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो आई होप आपको बायो-सैवर्ट लॉ पता चल गया होगा। तो मैं एक बार इसको ब्रीफली बता देती हूँ कि बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है इसका पता लगाया जा सकता है। फिर इसके बाद हमने कहा कि सपोज हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट डीएल है, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है तो हमने देखा कि ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ये सब फैक्टर्स पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड कैसे कर रहा है, आई के प्रोपोर्शनल है, डीएल के प्रोपोर्शनल है, साइन के प्रोपोर्शनल है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब हमने सभी को कंबाइन किया तो हमारे पास इस टाइप की कोई फॉर्म आई, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज किया जिसे हमने बोला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसे परमिटिबिलिटी कहा जाता है स्पेस की, फ्री स्पेस की। तो यहाँ से और म्यू नॉट ओवर 4 पाई की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁷, ठीक है। अब आजकल क्या है कि जो बोर्ड का एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन रहा है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट, ये पहले नहीं आती थी आपके एग्जाम में, बट अब ये पूछी जा रही है वेक्टर फॉर्म क्या है इसकी। तो वेक्टर फॉर्म को अगर हम डिफाइन करें तो आपको, अब अगर हम वेक्टर फॉर्म देखें तो जो एंगल है, क्योंकि एंगल ही डिफाइन करेगा वेक्टर को, तो ये जो साइन थीटा है, एंगल जो है वो किसके बीच में बन रहा है, डीएल और आर के बीच में बन रहा है। बट अगर हम फॉर्मूले को देखें तो हमारे इसमें देखो डीएल तो है बट आर नहीं है। तो हम इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है क्या, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम आर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और आर से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, डी बी इक्वल्स टू में हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और अब इसको देखो मैं क्या लिख रही हूँ, डी एल और आर के बीच में बनने वाला एंगल साइन है, और साइन को हमारी फिजिक्स में किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। तो ये हो गया डी एल और आर, अगर हम ये क्रॉस को हटाते हैं तो साइन आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है वेक्टर एनालिसिस में। आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर क्यूब। तो फाइनली अगर आपसे वेक्टर फॉर्म पूछी जाएगी बायो-सैवर्ट की तो इसी
फॉर्म को आगे आपने बढ़ा देना है r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड करके। क्यों करा हमने r से? क्योंकि जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो dl और r के बीच में बनता है। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ तो ऊपर तो r है नहीं, तो इसलिए हमने क्या करा, r से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, जहाँ से मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म मिल गई μ0/4πi/dl/r/क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बायो सेवर्ट का लॉ क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, इसको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो प्रॉपर वे में आपने एग्जाम में कैसे करना है, बायो सेवर्ट लॉ लिखना है, ये स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट के बाद ये फिगर बनाना है, फिगर के बाद इसकी थ्योरी लिखनी है, उसके बाद ये पॉइंट्स देखो मैंने सिंपल बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स बना रखे हैं। क्या है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड द प्रोपोर्शनल द लेंथ, और इसके बाद एंगल। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर बिटवीन द एलिमेंट्स एंड द पॉइंट पी। तो ये हो गया। इसके बाद सारी क्वेश्चंस को मैंने कंबाइन किया तो फाइनली मेरे पास ये आ गया। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि μ0/4π क्या होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, जहाँ पर μ0 को परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू जो होती है 10⁻⁷ होती है। तो ऐसे ही प्रॉपर वे में आपने एग्जाम में भी करके आना है। ठीक है, आपको कहीं से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितना यहाँ पर कराया जा रहा है उतना इनफ है आपके लिए। ठीक है, फिर इसके बाद वेक्टर फॉर्म है। इसी में वेक्टर फॉर्म मैंने बताया ना आपको कि जो साइन बनता है वो dl और r के बीच में बनता है, r नहीं है। तो हमने क्या करा, फाइनली r से मल्टीप्लाई और डिवाइड की, तो यहाँ r आ गया, यहाँ r स्क्वायर था तो r क्यूब हो गया। तो यहाँ से dl और r के बीच में साइन थीटा एंगल बन रहा है जो कि क्रॉस को शो करता है, क्रॉस हो गया और r क्यूब। तो वेक्टर फॉर्म कहेगा तो आपको यहाँ तक सॉल्व करके आना है क्वेश्चन को, और अगर सिंपली बायो सेवर्ट लॉ कहेगा तो आपको db = μ0/4πi/dl sin θ/r² तक इसको कंप्लीटली करके आना है। ठीक है, तो आई होप आपको बायो सेवर्ट का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम μ0 और ε0 के बीच में रिलेशन देखेंगे, क्योंकि दोनों के दो हमारी कांस्टेंट टर्म है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड पे यूज होती है। तो दोनों में देखते हैं कुछ ना कुछ रिलेशन हमारे पास निकल कर आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम μ0 और ε0 के बीच में रिलेशन को देखेंगे। ओके।